हेलो एंड वेलकम टू इकोहॉलिक्स। इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाले हैं जो भी एस्पिरेंट्स इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। आप किसी भी साल तैयारी करें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। रीज़न इसका सिंपल है कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आंसर राइटिंग। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को आती है जब सिलेबस उनका कंप्लीट हो जाता है, जब वो सिलेबस पढ़ रहे होते हैं या एक दो अटेम्प्ट दे चुके होते हैं, स्टिल उनके साथ ये इशू रहता है कि आंसर राइटिंग नहीं बन रही है। तो इस वीडियो में हम काफ़ी सारी टेक्निक सीखेंगे, उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो मेरी आंसर राइटिंग फ्री वर्कशॉप का है, तो उसको आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसमें इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की आंसर राइटिंग सेशन होना है, उसकी फ्री वर्कशॉप का आपको एक्सेस मिलेगा। और उस एक्सेस के लिए आपको एक कोड लगेगा, वो कोड इस वीडियो के बीच में कहीं है, जिससे कि आप पूरी वीडियो देखें। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जामिनेशन क्या डिमांड करता है। जो भी बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स है वो इस एग्जामिनेशन को दे सकता है। पोस्ट ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स मतलब अप्लाइड इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, जैसे अगर आपने इकोनोमेट्रिक्स में किया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और बाकी सारी डिग्री जहां भी आपका इकोनॉमिक्स डिग्री के नाम में लगा हुआ है। अब इसको हम समझते हैं कि जो एग्जामिनेशन है वो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यूपीएससी जो उसकी सिविल सर्विसेज भी कराता है, वैसे ही इकोनॉमिक सर्विसेज कराता है और इंजीनियरिंग सर्विस और ऐसी कई सारी सर्विस कराता है। तो यूपीएससी एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये एग्जाम कंडक्ट कराता है। ये एग्जाम हर साल जून के महीने में होता है, जो भी कैलेंडर अभी पिछले कुछ सालों से फॉलो किया जा रहा है। इस एग्जामिनेशन में आपको 6 पेपर लिखने होते हैं। वो 6 पेपर 3-3 घंटे के होते हैं, जो कि आपको 3 दिन में लिखने होते हैं। तो 3 days 6 पेपर्स 3 hours ईच, ये आपका पैटर्न रहता है। और सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर है, मतलब सब्जेक्टिव पेपर आपने क्लियर किया तो आपको इंटरव्यू देने को मिलेगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में एक प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और फिर इंटरव्यू होता है, पर इसमें कोई प्रीलिम्स या ऑब्जेक्टिव जैसा कोई क्वेश्चन पेपर नहीं आता, कोई स्टेज नहीं है। सीधा आपको मेंस लिखने हैं 6 पेपर, उसके बाद जाना है आपको इंटरव्यू देने। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि जो टिप्स हैं आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आंसर राइटिंग की, क्योंकि बच्चे पढ़ते तो बहुत कुछ है, आप भी बहुत कुछ पढ़ते हो, पर अगर वो पढ़ाई हम अपनी कॉपी में नहीं लिख पाए, रेप्लिकेट नहीं कर पाए, तो हमारा कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो भी हमें पता है वो एग्जामिनर को इन द रिटन फॉर्मेट जाता है, हम जाके उन्हें बता नहीं सकते कितनी इकोनॉमिक्स हमें आती है। वो मौका आपको इंटरव्यू में मिलता है, पर उससे पहले आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप उस इंटरव्यू में जाने लायक है या नहीं। अब जो राइटिंग आंसर्स है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें हम एग्जाम्पल्स पे ज्यादा फोकस करेंगे इस वीडियो में। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने और भी टेक्निक्स आपको बताई हुई हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी आप देख सकते हैं। अब ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जो एग्जामिनेशन है ये सबसे ज्यादा वाइटल क्यों है? क्योंकि यहां पर राइटिंग इंपॉर्टेंट है। पर जैसा कि मैंने कहा कि हम आंसर राइटिंग की बात करेंगे, तो आंसर राइटिंग से पहले आंसर हटा के हम राइटिंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपकी स्पीड है अभी करंट, वो आपको मेजर करना बहुत जरूरी है। पूरा पेपर कंप्लीट करने से एक इंप्रेशन जाता है कि जो भी टास्क एक इंसान को दिया गया उसने वो कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, जो आपको नहीं आता है अननेसेसरी उसमें कुछ नहीं लिखना है। बट क्वेश्चन छोड़ना मतलब 10 नंबर 20 नंबर पूरे के पूरे गवा देना, जो भी उतना क्वेश्चन उससे रिगार्डिंग है। अब यहां पर समझने की बात है कि जो राइटिंग है पहले हमको उसको डेवलप करना है, फिर हम आंसर राइटिंग पाएंगे। मतलब पहले हमको लिखने की स्पीड, राइटिंग और बाकी चीजों पे थोड़ा थोड़ा फोकस करना है। राइटिंग एक डिबेटेबल टॉपिक है, क्या वो राइटिंग मैटर करती है या नहीं करती। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। 2 कॉपी आपके सामने हो, एक आप बहुत ही सुंदर राइटिंग में है और एक पढ़ने में मुश्किल हो रही है। ऑटोमेटिकली ह्यूमन साइकोलॉजी, जो पढ़ने में आसानी होगी उसको ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस हैं। अगर हर क्वेश्चन में वो अफेक्ट करता है आधा नंबर 1 नंबर से, तो वो टोटल 20-25 से ऊपर चला जाता है एक पेपर का। इमेजिन पूरे पेपर्स एक साथ आए तो क्या होगा। तो यहां पर हम समझते हैं कि राइटिंग इंपॉर्टेंट है, आंसर्स बाद में आते हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं कुछ कंटेंट हमारे दिमाग में आता है, उसके बाद हम उसको लिखते हैं। पर अभी सबसे पहले यहां क्या समझने की जरूरत है कि आंसर राइटिंग कब करना है। क्या करना है वो तो मैं बताने वाला हूं, पर कब करना है। लोग शुरू में तैयारी करते हैं और कहते हैं कि सिलेबस खत्म होगा उसके बाद हम आंसर राइटिंग शुरू करेंगे।
कुछ लोग डे 1 से ही आंसर राइटिंग करना शुरू कर देते हैं। मैं आपको बताता हूं आइडियल टाइम क्या है। आइडियल टाइम कुछ नहीं होता है। आइडियल टाइम होता है एक टॉपिक का। आपने एक टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक पढ़ने के बाद उसको रिवाइज करना है और अगले दिन उस पर आंसर लिखना है। पूरा सिलेबस कभी किसी का कंप्लीट नहीं होता। आप किसी भी टॉपर से पूछ लो, क्या एग्जाम के एक रात पहले आपका सिलेबस कंप्लीटेड था? दे विल ऑलवेज से नो, क्योंकि किसी भी टॉपर का कभी सिलेबस कंप्लीट हुआ ही नहीं है। ये जो एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वो सब रिलेटिविटी पे काम करते हैं। इसका मतलब मुझे आपसे बेहतर करना है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे सबसे अच्छा नहीं करना है, मुझे दूसरों से बेहतर करना है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मुझे एग्जाम में सारे क्वेश्चन सही करना जरूरी नहीं है। तो यहां पर यह चीज समझनी होगी कि बिफोर वी स्टार्ट आंसर राइटिंग, पहले कंटेंट यहां दिमाग में लाना है। एक एग्जांपल से फिर से समझाता हूं। अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, आपने इन्फ्लेशन का टॉपिक पढ़ा, वो इन्फ्लेशन के टॉपिक में है टाइप्स, इन्फ्लेशन की डेफिनेशन, इन्फ्लेशन के फैक्टर्स, उसके बाद इन्फ्लेशन कैसे मेजर किया जाता है, WPI, CPI, ये आपने पढ़ लिया। अब इस पे एक क्वेश्चन आप उसके लिख के आंसर चेक करवाइए। अब ये चीज समझना क्यों इंपॉर्टेंट है कि हमने एक टॉपिक पढ़ा, हमें जो इंफॉर्मेशन थी बुक की वो कम से कम 100% में से 50% दिमाग में है। अगले दिन जब हम आंसर लिखेंगे, अगर आप सेम डे उसी वक्त लिखोगे तो आपको सब याद रहेगा। सोचो आज जो पढ़ रहे हो एग्जाम अगले साल देना है, तो इसकी प्रैक्टिस हमें करनी होगी। तो आज आपने टॉपिक पढ़ा, कल उसको फिर से रिवाइज किया और डे आफ्टर टुमारो, मतलब तीसरे दिन, डे 1 पढ़ा आपने, डे 2 रिवाइज किया, डे 3 आप उस पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, या हमारे पास भी बहुत सारे मॉक टेस्ट है ऐप पे अपलोडेड है, उसमें से आपने क्वेश्चन लिया और वो क्वेश्चन को लिखा। देन यू विल रियलाइज कि जो बुक में लिखा था 100% था, मुझे 50% याद था और उसका 50% मैं लिख पाया। मतलब जो मुझे नॉलेज है उसका मैं 25% ही लिख पा रहा हूं। कुछ कुछ केस में और भी कम है ये परसेंटेज। तो ये चीज हम समझेंगे कि कैसे हम इससे आगे बढ़ें और चीजों को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। यहां पर क्या इंपॉर्टेंस आती है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स की। अब इस एग्जामिनेशन में इंडियन इकोनॉमी का पेपर होता है जो करंट अफेयर्स लिंक्ड होता है, पर उसमें भी ना डायरेक्ट क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे नहीं जाते। ये जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं ये आपको आंसर में काम आते हैं। आंसर्स में काम आते हैं। इसका क्या मतलब है, जब भी आप कोई आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि इन्फ्लेशन अभी डाउन है इसलिए रेपो रेट कम कर दिया गया है, तो आपने उसमें इन्फ्लेशन का रेट दे दिया कि 4.2 से 4% हो रहा है, रेपो रेट इतने से इतना हो रहा है। क्यों हो रहा है इसकी वजह भी दे दी, फूड इन्फ्लेशन डाउन है, फ्यूल के प्राइसेस स्टेबल है, बाकी कोर इन्फ्लेशन स्टिकी है पर वो उतना फ्लक्चुएट हो नहीं रहा है, तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं स्टेबल है। तो ये सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको आंसर में काम आएंगे, ऑल्दो वो डायरेक्टली पूछे या ना पूछे, पर हमको ये मैसेज देना है कि हम एज एन एस्पिरेंट ऑफ दिस एग्जामिनेशन आर वेल अवेयर अबाउट करंट अफेयर्स, करंट न्यूज एंड व्हाट इज गोइंग ऑन। तो जब आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देते हैं तो ये क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा देता है। इससे एग्जामिनर को ये सिग्नल जाता है कि ये इंसान अवेयर है जो भी चीजें चल रही हैं। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आपके पास एक अप्लाइड नॉलेज है। इसका मतलब आप किताबी कीड़ा नहीं है, बुक वॉर्म नहीं है, आपके सिर्फ आपने पढ़ा और वहां जाके वोमिट करा है। ये आपको दर्शाता है कि आपने जो भी स्टैटिक चीजें पढ़ी हैं इन्फ्लेशन के बारे में, वो करंट से लिंक करके आप एक एनालिसिस बना सकते हो। तीसरा है ये आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। इसका मतलब मैं अगर कुछ कह रहा हूं तो लोग बोलेंगे किस बेसिस पे कह रहे हैं सर आप, मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट ऐसा ऐसा है। तो ये क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है। अगर आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स नोट करें, कोई कंडीशन दी गई है, क्वेश्चन में पूछा गया क्रिटिकली एनालाइज, तो आप बता सकते हैं कि पास्ट में ऐसी कोई पॉवर्टी कमिटी थी जिसने ये चीज इंप्लीमेंट की। तो अगेन इससे आपके आंसर की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है और आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। जब एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ता है तो वो आपका आंसर अलग दिखता है। क्यों? क्योंकि बाकी सब लोग बुकिश आंसर लिख रहे हैं। अगर आपने रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स उसमें ऐड कर दिए
तो उसमें वो सम काइंड ऑफ अ तड़का ऐड हो जाता है, जिससे कि एग्जामिनर को ये सिग्नल जाता है कि आप एक वेल रेड पर्सन हैं। अब वो तो मैं समझ गया कि करना क्या है, कि भाई रियल लाइफ एग्जाम्पल करना है, पर कैसे करना है ये अपन यहां देखेंगे। सो हाउ टू इंटीग्रेट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, दिस इज द एजेंडा। फर्स्ट इज यूज करंट अफेयर्स एंड पॉलिसी चेंजेस। इक्वालिसी मोबाइल ऐप पे वीकली करंट अफेयर्स अवेलेबल है, जाके आप उसको देख सकते हैं। पूरे वीक में जो भी इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर्स हैं वो वहां अपलोडेड है। आपको करंट अफेयर्स दुनिया भर के मिल जाएंगे, पर हम जो देते हैं वो इकोनॉमिक्स के ही हैं एक्सक्लूसिव। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि वो जो इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स हैं वो किस किस एरिया के, तो आपको अननेसेसरी अलग अलग जगह न्यूज में भटकना नहीं है। अब इससे क्या होगा, इससे आपका जो आंसर है वो रिसेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट से लिंक हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आया इन्फ्लेशन पे, आपने 2 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो अभी रिसेंटली डिसीजन आए उनको आपने वहां पे कोट कर दिया। उन्होंने कहा जैसे ही इन्फ्लेशन कम हुआ, आरबीआई ने इन्फ्लेशन कंट्रोल होते ही रेपो रेट कम कर दिया और ग्रोथ को अपनी प्रायोरिटी बना दिया। अब ये लिखने से क्या हुआ, इन्फ्लेशन तो आपको आता है, डेफिनेशन आती है, सीपीआई से मेजर किया जाता है, आरबीआई रेपो रेट अनाउंस करता है उसके बेसिस पे, पर हुआ क्या है ये बताया। आगे भी एक्सपेक्टेशन है आरबीआई के रेट को रिड्यूस करने की, वो किस बेसिस पे है, क्योंकि इंडिया की जो प्रॉमिसिंग ग्रोथ है वो दिख रही है, उनने क्रेडिट की स्पीड बढ़ाई है, दूसरा नॉर्मल मॉनसून की उम्मीद है, प्लस जो एमएसएमई और इंडस्ट्रीज को बेनिफिट दिया जा रहा है उससे मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होने वाली है, उससे सर्विस सेक्टर बूम करने वाला है, प्लस चाइना पे जो टैरिफ लगे उससे इंडिया को बेनिफिट होने वाला है। ये सारी चीजें जब आप इसमें लिख देंगे तो आपका जो इन्फ्लेशन का स्टैटिक टॉपिक है वो पूरा डायनामिक बन जाएगा। तो इन्फ्लेशन के ट्रेंड हो गए, बजट की कोई पॉलिसी हो गई, ग्लोबल ट्रेड अग्रीमेंट हो गए, ये सारी चीजें आपको यूज करनी है। नेक्स्ट है रेफर टू इकोनॉमिक रिपोर्ट्स एंड डेटा। सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होता है इकोनॉमिक सर्वे, जिसकी मैंने एक सीरीज भी चालू की है, आप उसको चैप्टर 1 से लेके लास्ट चैप्टर तक देख सकते हैं। उसके बाद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स आती है, आईएमएफ की रिपोर्ट है, आरबीआई की रिपोर्ट है, तो ये सारी रिपोर्ट्स में ऑथेंटिक डेटा होता है। पर आपको ये सारी रिपोर्ट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारा इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के बैच के स्टूडेंट है तो इस सब की समरी आपको हमारी तरफ से मिलती है। यहां पर इस चीज समझने की है कि इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे 2 तरीके से लिखा जाता है, एक एस्पिरेशनल होता है और एक रिपोर्ट होती है। एस्पिरेशन मतलब इंडियन इकोनॉमी की एस्पिरेशन है, वो वैलिड रहती है सालों साल। 2017-18 में बैड बैंक का कॉन्सेप्ट आया था, वो आज भी वैलिड है, पर 2017 के इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारा डेटा था जो आज वैलिड नहीं है। तो इकोनॉमिक सर्वे को 2 हिस्सों में देखना बहुत जरूरी है। One is aspirational aspect of economic survey, another is data aspect, which is the report of the last financial year. Next है incorporate historical event. कुछ इवेंट हुए हैं पास्ट में, प्रेजेंट सिनेरियो में, जो कि बेटर कॉन्टेक्स्ट बता सकते हैं। जैसे अभी ट्रेड वॉर चल रही है, आप एक छोटे से एग्जांपल से समझिए। ट्रेड वॉर चलने से क्या होता है, WTO का कहना है कि मल्टीलैटरल ट्रेड हमको प्रमोट करना है, मतलब सारे देश आपस में जुड़ के व्यापार करें। पर रिसेंटली जब से ट्रंप आए हैं, या उसके पहले भी जब ट्रंप का फर्स्ट टर्म था, तब से WTO की रेलेवेंस खत्म होते जा रही है। आज 2025 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को 30 इयर्स हो गए, 30 साल। 1995 में बना था, 1994 में मराकेश अग्रीमेंट के साथ अभी जो WTO का एग्जिस्टेंस है 30 साल में खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि हर कंट्री अब बायलैटरली इंगेज कर रही है। मल्टीलैटरल फोरम को छोड़ के यूएस ने रशिया पे सैंक्शन लगाए, रशिया चाइना में ट्रेड हो रहा है, रशिया इंडिया में ट्रेड हो रहा है, और ये सारी चीजें बायलैटरल लेवल पे हो रही है या फिर रीजनल लेवल पे हो रही है। ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स बनाए गए हैं, क्वाड बनाया गया है, तो ऐसे बहुत सारे। ऑब्वियसली सबका ऑब्जेक्टिव अलग है, किसी का ट्रेड है, किसी का डिफेंस है, किसी का कोऑपरेशन है, पर आप ये समझ सकते हैं कि WTO के अस्तित्व को खतरा है यहां पर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिसको आप कोट करके लिख सकते हैं, जिससे कि आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है यूज केस स्टडीज। केस स्टडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में रॉबर्ट मुंडल मॉडल है। रॉबर्ट मुंडल मॉडल जो कनेडियन इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने दिया था, उसका रियल लाइफ एग्जांपल है यूरोपियन यूनियन। उन्होंने जो अपनी थ्योरी में कहा था वो यूरोपियन यूनियन में इम्प्लाई करने की कोशिश की है, वो एग्जीक्यूट किया गया है। तो ये केस स्टडी है
जिसकी वजह से ये। दूसरा, लियोनटिफ की बात कर लें तो लियोनटिफ ने भी कुछ चीजें देखी हेक्सचर ओलिन के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास। उन्होंने देखा कि जो हेक्सचर ओलिन ने कहा है वो तो हो ही नहीं रहा है, ये तो उल्टा हो रहा है, तभी उसको कहते हैं लियोनटिफ पैराडॉक्स। अब वो पैराडॉक्स में यहां नहीं समझा सकता ना एचओ थ्योरी, क्योंकि उसके अलग से वीडियो आपको अपलोडेड मिल जाएंगे। पर यहां पर आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि ये जो केस स्टडीज हैं वो आपके आंसर का वेटेज बढ़ा देती है। नेक्स्ट है मेंशन गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम। कई क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो डायरेक्ट आ जाते हैं। एग्जाम में किसी स्कीम के बारे में पूछ लिया। अब जब भी आप ध्यान देना, इसमें 2 या 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला आता है कोई नई स्कीम आई तो उसके बारे में पूछ लेते हैं कि इस स्कीम के फीचर्स बताओ, इससे क्या होने वाला है, बेनिफिट, ये सारी चीजें। कोई स्कीम 5 से 10 साल पुरानी है, जैसे 2024 में मेक इन इंडिया को 10 साल हो गए, तो 2025 में क्वेश्चन आ सकता है कि मेक इन इंडिया को क्रिटिकली एनालाइज करो लास्ट 10 ईयर्स की परफॉर्मेंस पे। ये 2 के अलावा आपको स्कीम बेस्ड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्वेश्चन के आंसर में आप वेटेज देने के लिए आप स्कीम्स के नाम मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि देश में स्किल नहीं है, तो स्किल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है भाई, उसके लिए स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया की स्कीम्स है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी है। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम है जो सपोर्ट करी। अब आपने लेबर मार्केट के बारे में लिख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में लिख रहे हैं और ये 5-6 स्कीम लिख दी। एग्जामिनर को लग गया इस बंदे को आता है, इस बंदी को आता है, दे विल रिवॉर्ड यू विथ मार्क्स। आई होप आपको यह चीजें समझ में आई होंगी। अब प्रॉब्लम क्या आती है, हमारे पास फॉर्डर तो हो गया, इट्स लाइक किचन में वी आर कुकिंग समथिंग, तो हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स तो हैं, पर चाय में नमक डलेगा नहीं, तो नमक भी रखा है, शक्कर भी रखी, कब क्या करना है, उसे कहते हैं हम स्ट्रक्चरिंग। सो स्ट्रक्चरिंग योर आंसर विथ एग्जांपल्स, this is very important, because without any structure it is difficult to comprehend your answer. Now suppose why I always stress on people reading newspaper. Newspaper is not for current affairs. Always remember, newspaper is to understand the flow of certain answers, text, context, because when you read editorial on a daily basis, that will give the analysis part for you, how to write introduction, body, conclusion, what to add in body, how to end the answer, how to reach on a conclusion, how to give a judgment. These are the major things which are very important. Like in a body, content and context, two different things. Content and context are two different things. For example, this is a water bottle. In this water bottle, the water is content, but this bottle is content. If I just throw this water onto the floor, water will take a different shape. So it means the content inside will shape according to the context. Like this, I explain 16 points in answer writing. 16 पॉइंट है मेरे पास जो मैं आंसर राइटिंग में आपको समझाता हूं। तो इसमें से कुछ चीजें मैंने यहां पर ली हैं। पहला इंट्रोडक्शन, define the concept and the state the issue. It's very simple. If you see any question, do not repeat the same thing. People repeat whatever written in the question. They know what is exactly they are asking in the question. So some people write, yes, unemployment in urban areas is a problem. Yes, unemployment is a big problem in urban areas. That is why government is rolling out several schemes, etc. You are wasting words. What should you write? You should write that, yes, urban unemployment is heterogeneous in nature. So one single scheme may not be very effective, because you cannot say with surety. That is why you are not saying that it should not be effective. You cannot be certain. Words plays very important role. So here, this is important. Next is theory and explanation. Briefly explain the theoretical background. If asked, again, demand of the question is the most important thing. If they're not asking, don't write it. Next is example and application. Support with the relevant real world example. I've already explained what exactly you can write here. Next, we have analysis. So discuss the implication, advantage and challenges. That is according to the question asked. If they're asking challenges, write challenges, features, etc. Conclusion. Optimistic approach and linkages are there.
So that, for example, if somebody will ask like how India can grow at a faster rate, you will say, sir, remove corruption. Now I understand, everyone know if we remove corruption, we will grow at a faster rate. But what's the problem? Problem is removing the corruption. It's deep rooted. It's not related to government only, it's corporate also. Everyone is involved in the whole game. So what I'm saying is, here the approach must be optimistic, because they are seeing you as an aspirational officer. They are seeing you serving India in next 30-35 years. If you are in your 20s pessimistic, देश का तो कुछ नहीं हो सकता, then you will not get marks. You must be optimistic in nature. That optimism must reflect while you end the answer. Because the whole story, starting from introduction to conclusion, marks will be awarded after reading your conclusion. So you can imagine how important it is. Okay. Next we'll see types of real world example. Because जो भी मैं आपको वीडियो में बताता हूँ पूरा बताता हूँ, कुछ भी चीज छोड़ता नहीं हूँ, तो आप इसको यहां से समझिए. Types of real world examples. Number 1 is macroeconomic indicator. Right, GDP trends, inflation rates, fiscal deficit, etc., etc. What does it mean? It means that if suppose they are asking RBI's forecast of GDP growth rate from 6.7%, now RBI reduced to 6.5%, as currently I am 25th of April. Now microeconomics application, market structure, consumer behavior. Write certain examples of impact of e-commerce. Now e-commerce is also struggling and they are converting into QCom, that is quick commerce. Must have heard about quick commerce companies like Blinkit, Zepto, etc. Next we have global comparisons, like how countries tackled similar economic issues, like Sweden's welfare model, German export driven model, Eastern Asian tigers like Hong Kong, South Korea, Singapore, Malaysia. They have seen tremendous amount of growth. So you can write these things because these are the examples. Here it is very, very important to understand the examples of India as well as global level, like microeconomics market structure. India's telecom sector is oligopoly, and somewhat they are turning into duopoly. There are 2-3 different players, but they are very small. So it's like 2 big players in Indian telecom sector, Jio and Airtel. So here examples plays a very important role. Then corporate case studies, business decision impacting economies, like Tesla impact on EV market. Now Tesla produce their cars in China, and what they used to produce in USA, now they are producing at 1/3 of the cost. So this is the example. This is why China is growing so fast, because they are providing the similar facility at a cheaper rate. Then we have policy success and failure stories, like demonetization impact, GST implementation in India. Demonetization, people say it's a failure. I also agree 100% that it's a failure. But if you see, there are positives also. But government was not aware about those positives before they rolled out demonetization. Post demonetization, they realized that acceptance of digital payments, digital money, UPI, it's like now India is exporting UPI to other countries as well. They are also adopting, because when you go to outside India, it's like either card or cash. But right now in India, we have mobile phone, and that mobile phone is our wallet as well. So it's some kind of an innovation which is not present like elsewhere. Now, very important, common mistakes to avoid. Generally, overloading the answer with excessive data instead of clear insights. It doesn't mean that you have all the ingredients in the kitchen, so you have to use all the ingredients into one single dish. It means whatever you have in your mind, जो भी आपके पास दिमाग में है, don't just dump into your answer.
जो पूछा जा रहा है उसको बताओ, नाम पूछा जा रहा है नाम बताओ, पूरा नाम पूछा जा रहा है तो पूरा नाम बताओ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, यूजिंग आउटडेटेड और इररिलेवेंट एग्जांपल्स, करंट एग्जांपल्स यूज करना है जिससे ये पता चले आप अखबार पढ़ रहे हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आपको चीजें और करंट इश्यूज के साथ आप अवेयर हैं। प्रोवाइडिंग वेग और जनरलाइज्ड एग्जांपल्स विदाउट फैक्चुअल बैकिंग, like India is reducing poverty, but you have not quoted any data, not quoted any example, not quoted anything, any report. That is also a problem, because as an economics student, they expect you to talk on facts. Lacking a direct link between theory and examples. So if there's no linkages, then also it's a problem. Final tips for effective answer writing. Number one is stay updated. Newspaper for structure, reports and other summaries that will help you in giving fodder. You have to maintain the balance between theory and the application. It means it does not mean that you have to write only on the application part. It's like always theory linked with current affairs. Next is always write in simple language. Do not use jargons. Jargons are not at all important, because if you are writing terminologies, that is helpful, but if you are writing the whole answer in terminologies only, then obviously it will create a problem. So use simple language, concise language. It means do not write long sentences, as I have explained in my other answer writing video. कुछ लोग होते हैं जो बड़े बड़े सेंटेंस लिखते हैं, however, but ना, छोटा छोटा करके फिनिश करना है क्योंकि आपके पास स्पेस कम रहता है। प्रैक्टिस आंसर राइटिंग विथ रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक्स इज डायनामिक सब्जेक्ट, करंट इश्यूज आपको लिखने हैं। रिव्यू मॉडल आंसर्स टू इंप्रूव इन डेप्थ एनालिटिक्स एंड डेप्थ। तो इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, आपने आंसर लिखा, आपका आंसर इवेल्युएट हो गया, मॉडल आंसर देखो क्या क्या पॉइंट्स मिसिंग थे इसमें, कौन से एरियाज थे जो आपने सोचे भी नहीं थे पर वो आंसर का पार्ट हो सकते थे। मॉडल आंसर्स आपको हेल्प करेंगे। आपको टेस्ट करना है अपने आप को, मैं एक फ्री टेस्ट मोबाइल ऐप पे अपलोड कर दूंगा। जैसे ही वीडियो लाइव होगी वो टेस्ट भी लाइव हो जाएगा। आप ऐप डाउनलोड से टेस्ट डाउनलोड करो, लिखो और मुझे भेजो, मैं आपका फ्री में इवैल्यूएशन करके दूंगा। ये मेरी आपसे डील रही, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिटी में मिलेंगी होंगी। हमारे इस चैनल को 1 मिलियन तक पहुंचाने का गोल है। सो अगर अभी तक आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऐसे ही और वीडियो के लिए आपको सारे नोटिफिकेशन आते जाएं। सो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक दैट एफर्ट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।